भारत ने बहकाया, दुश्मन मुंह को आया, मगर पाक फौज के मौसर जवाब से खारजी पहले घबराया और फिर पछताया। भारत की सरपरस्ती में अफगान तालिबान और फितनल खवारिज का पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर बिला इश्तियाल हमला। पाक अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। फितनल खवारिज के हिमायतकारों के 21 पोस्ट्स का कंट्रोल संभाल लिया। पोस्ट पर मौजूद अफगान तालिबान हलाक, जबकि मुतादिद जान बचाकर उल्टे पांव भागे। कई अफगान तालिबान असलहा और वर्दी भी छोड़ गए। दुश्मनों से लड़ते हुए 23 धरती के सपूत शहीद हुए। अफवाज पाकिस्तान ने हक़ दिफा इस्तेमाल किया, सरहदी कैंप तबाह किए। अफगान तालिबान के तरबियती मराकज़ भी गैर फाल कर दिए गए। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की तबाहकुन जवाबी कार्रवाई रुकवाने की दरख्वास्त की, जिससे कबूल नहीं किया गया। अफगान तालिबान की पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल जाहरियत, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत सियासी क़यादत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि 50 साल से हमारी सरजमीन पर बैठे अफगान मुहाजिरीन को वतन वापस जाना होगा। ट्वीट में लिखा कि हमें अपनी मईशत को अफगान मुहाजिरीन के कब्जे से छुड़ाना होगा। तंदूरों से लेकर ट्रांसपोर्ट, ठेकेदारी, डंपर माफिया, कंस्ट्रक्शंस वगैरह, ये सारे शोबे हमारी मईशत की बुनियाद। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कौन होगा? वज़ारत आला के इंतखाब के लिए ऐवान में मुकाबला आज होगा। हुक्मरान इत्तेहाद ने अलग अलग उम्मीदवार नामजद कर दिए। नून लीग के शाहजहां और पीपल्स पार्टी के अजहर खान मैदान में उतरेंगे। वजारत का मजा लेने के लिए मौलाना ने लुत्फुर रहमान को भी मैदान में उतार दिया। तहरीक इंसाफ ने सुहेल आफरीदी को गंडापुर की नशिस्त देने का फैसला किया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी खेल के इख्तिताम तक 5 विकेटों पर 313 रन बनाए। मोहम्मद उस्मान 62 और सलमान अली आगा 52 रन पर नाकाम में शिकस्त। अमामुल हक 7 रन की कमी से सेंचुरी मुकम्मल न कर सके, 93 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान शान मसूद ने 76 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 23 और सऊद शकील खाता खोले बगैर पवेलियन लौट गए। और पहाड़ों की जिंदगी पर मबनी पाकिस्तानी फिल्म बियॉन्ड द वेटलैंड्स आते ही छा गई। मौसम की सख्तियां और कोपैमा रेहान के गुम होने की कहानी हिदायतकार अरसलान माजिद की ज़बानी प्रोग्राम में सुनवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर आ गए। वश अत के दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। वीकेंड से पहले और वीकेंड के बीच कुछ हुआ जिसको शेयर करना हमारे नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान या फिर फितनल खारिज की जानिब से 11 और 12 अक्टूबर की रात पाकिस्तान पर बड़ा इश्तियाल हमले किए गए, और इसका जवाब पाकिस्तान के लिए देना ज़रूरी था, और पाकिस्तान ने भरपूर अंदाज में तमाम तरह इन हमलों को नाकाम बनाया। साथ ही साथ पाकिस्तान की जानिब से इन हमलों को नाकाम बनाने के साथ साथ पाकिस्तान की स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी रहा, और ऐसे में पाकिस्तानी अफवाज ने अपने दिफा के हक़ में बर वक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए दुश्मन के हमले को मुकम्मल तौर पर नाकाम बनाया, और दुश्मन के तरबियती मराकज़, कैंप्स, हेडक्वार्टर्स और नेटवर्क्स को भी इस पर निशाना बनाया गया। क्योंकि शहरी नुकसानात से बचने के लिए हर मुमकिन एहतियात बरती गई। जवाबी कार्रवाइयों में तालिबान के कैंप्स, मराकज़ और 21 दुश्मन की पोस्ट तबाह हो गई, जबकि 200 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए, और इसी दौरान 23 पाकिस्तानी जवान शहीद भी हुए और 29 जख्मी हुए। एलामिया के मुताबिक यह हमला तालिबान वज़ीर ख़ारजा के भारत दौरे के दौरान हुआ, जो भारतीय दहशतगर्दी के गठजोड़ को जाहिर करता है। एब्सोल्युटली, एंड वन मोर टाइम येट अगेन पाकिस्तान ये क्लेम करता रहा है कि भारत से तमाम तर दहशतगर्दी के ताने बाने जुड़ते हैं। वन मोर टाइम वी हैव बीन एबल टू प्रूव दैट। एंड साथ ही साथ दहशतगर्द तंजीमों जैसे कि फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान और दाइश के खिलाफ अमली इकदाम जारी रखने के हवाले से भी इस आज़म का इआदा किया गया है। पाकिस्तान ने अपने मुनासिब जवाब से ये वाज़ेह किया कि अगर तालिबान हुकूमत भारत के साथ मिलकर दहशतगर्दी की पुष्पनाही जारी रखेगी तो पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम के दिफा के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की सालमियत और अमन के दिफा के लिए पुरज़्म है। और इसी बीच जो सबसे अहम बात, कुछ हम मनाजिर भी आपको दिखा रहे हैं। अंगूर अड्डा से लेकर दीगर चेक पोस्टों तक पाक फ़ौज के जो जरी जवान हैं उन्होंने पाकिस्तानी परचम लहराया। पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की कौम का हमेशा से एकजुट होकर ये कहना है कि हम अग्रेसर नहीं हैं, हम अपने मादर वतन का दिफा करते हैं, और जब इस तरह की मजमून कार्रवाई होगी तो हम दिफा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। फैसल परसों और जब ये डेवलपमेंट हो रही थी, इससे पहले भी हमारी एक्स आर्मी मैन पर्सन से भी बात हो रही थी, मुख्तलिफ मामलात पर भी हमने जिक्र किया। सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए इस वक्त
मुझे लगता है क्लैरिटी क्रिएट करते, वो ये कि अमीर मुत्तकी का हमने देखा कि उन्होंने अफगानिस्तान में वो पहुंचे थे, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। लेकिन इंडिया जिस तरह से सेलिब्रेट किया कर रहा था इन अफगानी तालिबान के हमले मुसलसल जो पाकिस्तान की जानिब की जा रही थी, किए जा रहे थे, एंड एट द सेम टाइम अगर पाकिस्तान को कोई ज़रा भर भी नुकसान पहुंच रहा था तो वहाँ पर जो इंडियन मीडिया था इसको सेलिब्रेट जिस तौर से कर रहा था, और इस सेलिब्रेशन में जो गलत खबरें वो चला रहे थे, एट द सेम टाइम ये बता रहे थे कि गोदी मीडिया किसी भी किस्म के प्रेशर को या किसी भी किस्म की फेक स्टोरी को जब सच साबित करने की कोशिश कर रहा होता है उसमें कई गलतियां करते हैं। एयर मार्शल रिटायर्ड सईद मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, वेरी वार्म वेलकम। ये जो हुआ, पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर से प्रूव किया कि पाकिस्तान किसी को भी अपनी वतन के खिलाफ जहरियत करने की इजाज़त नहीं दे सकता है। हम ज़रा सा सम अप चाहते हैं कि व्हाट हैज़ हैपेंड इन 2-3 days फ्रॉम फ्राइडे अंटिल नाउ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहले आप दोनों का शुक्रिया कि आपने आज सुबह इनवाइट किया। वेलकम सर। देखिए, जो फ्राइडे से लेके आज तक जो है ना, पाकिस्तान ऑफेंसिव के ऊपर है। फ्राइडे तक हम लोगों ने बर्दाश्त किया कि हम जो अफगान्स थे वो हमारे मुल्क के अंदर घुस के हमारे लोगों को कत्ल कर रहे थे, हमारे फौजियों को के साथ लड़ाई कर रहे थे, और बल्कि फ्राइडे से पहले वो हमारे, अगर आपको याद हो, थर्सडे और फ्राइडे को दो बड़ी तादाद में हमारे फौजियों को उन लोगों ने शहीद किया। सो अब फ्राइडे से लेके आज तक जो है वो आर्मी और एयरफोर्स दोनों जो हैं वो अफगानिस्तान के ऊपर ऑफेंसिव में है। देखिए, हमारे पास सारी इंटेल इंफॉर्मेशन थी कि कहाँ ये तहरीक तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान मिल के जमा होते हैं और कहाँ से ये लॉन्च होते हैं पाकिस्तान के अंदर। सो पाकिस्तान ने जो अभी तक के जो सारे अटैक्स हुए हैं, इससे पता चलता है कि हमने तकरीबन 21 से लेके 25 जो इम्पोर्टेंट टारगेट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया, और फिर उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोगों ने जहाज़ और अपने ड्रोन्स को लॉन्च किया। अभी तक जहाँ तक मेरी नॉलेज है, हमारे जहाज़ों ने इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया, लेकिन हमने लॉन्ग रेंज जो हमारे बॉम्बिंग है वो हमने की है, और हमारी बॉम्बिंग इतनी एक्यूरेट थी कि हमने जो वो बॉम्बिंग की वीडियोस हैं वो भी आप सब लोगों के साथ शेयर की। ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 21 टारगेट्स हैं या जो 21 चौकियां हैं जिनको हमारी पाकिस्तान आर्मी से क्लेम कर रही है, वहाँ हमारे झंडे इन लोगों ने लहरा दिए हैं, हमारी पाकिस्तान आर्मी ने। और अब जो है ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो सीज फायर की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जी। लेकिन मेरा ख्याल है कि राइटली पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस ने ये डिसाइड किया है कि अब एक मर्तबा इस लानत को ख़त्म कर दिया जाए, इसीलिए उनकी जो सीज फायर की रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट नहीं की जा रही। इसमें जब हमारे से हमने उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उन्होंने जो मुस्लिम ब्रादर हैं हमारे, सऊदी अरेबिया, कतर, उनसे रिक्वेस्ट की कि जी के आप बीच में पढ़ें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। लेकिन अब जो पाकिस्तान की शराइत है, मेरा ख्याल है कि अब हमें उस वक्त रुकना चाहिए कि जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हमें इस चीज़ की एश्योरिटी दे कि अफगानिस्तान की सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। और सईद साहब, देयर इज़ नन अ बेटर टाइम देन दिस। इससे बेहतर वक्त कोई नहीं हो सकता कि वो ये एश्योरिटी दें, क्योंकि जहाँ वो बैठे हुए हैं अफगान हुक्काम, वहीं से उनको सारी क़ुव्वत मिलती है, वहीं से सारे प्लान उनको दस्तयाब होते हैं। और अब तो ये दुनिया के सामने आया हो गया है कि एक ऐसे वक्त में कि जब वो भारत में मौजूद थे, वहाँ पे इस तरह फिर अफगानिस्तान ने कार्रवाइयाँ की। जाहिर सी बात है, जो भारत ने करने की कोशिश की, उन्होंने कहा चलिए प्लान भी यहाँ से करने की कोशिश कर लेते हैं, उसमें भी वो कामयाब नहीं हो पाए। तो ये जो गठजोड़ है, मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा करें। अब वो इस चीज़ पर आ गए कि जी हम बरादर इस्लामी मुल्क हैं और सारी चीज़ें। ये उस वक्त याद नहीं आता था जिस वक्त आप अंगूर अड्डा से फायरिंग कर रहे होते थे, जिस वक्त चित्राल से आप मामलात अपने पाकिस्तान को हॉट परसूट में एंगेज करने की कोशिश कर रहे होते थे, अब याद आ रही है सारी चीज़ें। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। देखिए, अगर ये गठजोड़ ना हो तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान किस तरह अफगानिस्तान से हमारी तरफ आ सकते हैं।
हम लोगों ने तो कभी अफगानियों के साथ दुश्मनी नहीं की। पिछले 40 साल से हम उनके हमने उनको मेहमान बना के अपने पास रखा हुआ था। और ये आजकल जो हुकूमत है अफगानिस्तान में, ये तो हमारे पास तकरीबन 20 साल हमारी मेहमान रही हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि मोसाड ने और रॉ ने इनको अगर कुछ पैसे दे दिए हैं तो जो ये अपने दोस्त हैं उन्हीं के खिलाफ हो गई। अगर आप याद करें कि कोई 3 हफ्ते पहले मॉस्को में 9 कंट्रीज की एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो भी गए थे, ठीक है ना। और वहां एक बहुत मेजर अलामिया हुआ था और जिसमें यह कहा गया था कि किसी की जो वो मीटिंग जो थी वो बेसिकली अफगानिस्तान के ऊपर थी कि अफगानिस्तान से तकरीबन 8 दूसरे ममालिक को यानी कि तकलीफ हो रही थी, जिसमें ईरान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान सब शामिल थे। सही। और फिर वहां अफगानियों ने वादा किया था कि जी कि हम बिल्कुल क्या कहते हैं अपनी जमीन को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन उसके दूसरे दिन ही मेरा ख्याल है कि जब इंडियंस और इजरायलीज की प्रोडिंग के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, हमारे 11 फौजी शहीद किए। देखिए हमें जो है ना एक अब हार्ड स्टेट का स्टांस ले लेना चाहिए जी। एक हद तक आप मुस्लिम उम्मा का ख्याल कर सकते हैं, एक हद तक आप जो है भाईचारे को अहमियत दे सकते हैं। लेकिन अगर रोजाना के हिसाब से हमने लाशें उठाना शुरू कर दी तो वेयर विल वी स्टॉप? And at the same time, Saeed Sahab, I'll take your comment from here. लेकिन at the same time, two-way relationship is important. You can't one-handedly आप नहीं support कर सकते from other side strikes आ रही हैं। हमें ज़ाहिर शाह साहब join कर चुके हैं, senior तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिर साहब, morning to you. Obviously कोई भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में इस तरह से हम strike करते, but over and over हमने warn किया। साथ ही साथ हम इससे पहले ये बात करते रहे कि ईरान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ होती रही है, अब अफगानिस्तान की सरजमीन कंसिस्टेंटली यूज़ हो रही है। वी हैड टू गो फॉर इट। जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी गुफ्तगू सुन रहा था। देखिए सिर्फ ज़मीन यूज़ नहीं हो रही बल्कि एक बहुत बड़ा प्रॉक्सी बैटल फील्ड है जिसको एक बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो यूज़ किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये सिर्फ एक क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन नहीं है। अगर आप देखें तो आपके खिलाफ एक लिहाज से वेस्टर्न बॉर्डर से इकोनॉमिक वॉर भी लड़ी जा रही है। फिर आप देखें जो दरियाए कुनड़ है, दरियाए काबुल है, उसके ऊपर इलीगल डैम्स बनाए जा रहे हैं। बाकी जो हॉस्टाइल नैरेटिव है ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। दोनों जो इस वक्त मामलात हैं वो बड़े सीरियसली लिए जा रहे हैं। जैसे हमारे मोहतरम मेहमान कह भी रहे थे कि जो मॉस्को फॉर्मेट के अंदर तो बाकायदा एक मैसेज दिया गया था, बल्कि वो खाली डिस्कशन नहीं थी, इनको वार्न भी किया गया था कि पाकिस्तान, चाइना, ईरान और रशिया अगर अफगान तालिबान जो है वो इस काबिल नहीं है या वो इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते तो फिर ये मॉस्को फॉर्मेट के जो ममालिक हैं पड़ोसी वो खुद एक्शन लेंगे, क्योंकि इससे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ साथ जो बाकी 3 पड़ोसी ममालिक हैं उनको ज़्यादा खतरा था। इसमें हिंदुस्तान भी मौजूद था। और वो जो बात हुई थी वो ये भी थी कि यहाँ पे कोई फॉरेन बेसिस नहीं होंगे, कोई फौजी अड्डे नहीं होंगे। बागराम की तरफ भी इशारा था, फिर इंडिया की तरफ भी इशारा इसलिए था कि ना इंडिया का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है, ना कोई ऐसे हम कह सकते हैं मामलात हैं। लेकिन हमेशा हमने देखा कि जो अफगानिस्तान के अंदर हुकूमतें रही हैं, चाहे वो अशरफ गनी की थी, चाहे वो करज़ई की थी, चाहे वो तो हमारे अपने हम उन्हें समझते रहे कि शायद ये हमारे दोस्त हैं, तालिबान की थी, लेकिन उन्होंने इंडिया को एज अ बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल किया पाकिस्तान को प्रेशराइज करने के लिए। और देखिए ये जो हालिया वाक़या हुआ है इसमें तो अब मेरे ख्याल में कोई दूसरी राय नहीं है कि एक ऑर्गेनाइज अटैक था, बाकायदा मनसूबाबंदी से हुए हैं। और फिर हिंदुस्तान में बैठ के आमिर खान मुत्तकी ने जो धमकी दी थी कि हम बड़ी बड़ी ताकतों को हमने यहाँ पे कब्रिस्तान बनाया और अभी हम आपके साथ भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे अहम इशू ये है कि इस तरीके से जो ब्लैकमेलिंग और इंडियन कार्ड यूज़ कर रही है काबुल इंतज़ामिया अपनी सर्वाइवल के लिए, ये अफगानिस्तान के लोगों के लिए ख़तरनाक है। और दूसरा हमें ये भी समझना चाहिए कि अफगानिस्तान में जो हुकूमत है वो अबूरी हुकूमत है।
वो अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की इम्पोज शुदा हुकूमत है, वो इलेक्टेड नहीं है। और उनको अबूरी निज़ाम इसलिए दिया था कि वो एक कौमी हुकूमत बनाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये बात भी वाज़ेह होनी चाहिए कि अफगानिस्तान के तमाम लोग शायद इतने हॉस्टाइल नहीं होंगे, लेकिन इनकी हॉस्टिलिटी की बड़ी वजह मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा बहुत हमारी अपनी जो है वो गलतियां भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने इनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया वो डिलीवर नहीं कर सके। जाहिर साहब, मैं अगर आपके इस आंसर में एक ज़िमनी सवाल जोड़ दूं, मुत्तकी साहब वहीं भारत में बैठ के ये भी अब फरमाते हैं कि हमारा पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का सियासी सतह पे कोई मसला नहीं है और अवाम की सतह पे तो बिल्कुल भी मसला नहीं है, बस कुछ हैं फैक्शंस जो कि दोनों को लड़वाना चाहते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि वो ये किस माइंडसेट से बात कर रहे हैं, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म वहाँ से होती है, ज़मीन वहाँ से इस्तेमाल हो रही है, आइडियोलॉजी वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं इतनी, और इस बार तो उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो काइनेटिक फोर्स अपनी इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिसका भरपूर जवाब दे दिया गया है। सो आई थिंक ही इज़ इन सम ड्रीम। वो जो ये बात कर रहे हैं कि जी कुछ नहीं चाहते, ये नहीं चाहते, वो नहीं चाहते, भाई चाहने की बात नहीं है। जैसे कि एयर मार्शल साहब भी कह रहे थे, वी हैव होस्टेड यू लाइक ब्रदर्स। आज भी कराची में सोहराब गोड से लेकर अल आज़म स्क्वायर और उससे आगे आज भी इतने अफ़गानी हैं वो जो सर्टिफाइड अब रह रहे हैं, जिन्होंने यहाँ शादियाँ की, जो कि कारोबार हैं यहाँ पे, इनके बच्चे हो गए हैं, आज भी वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। विच मीन्स कि भाई किसी भी सतह पे हम, पाकिस्तान नहीं चाहता कि हम उनके साथ कुछ इस तरह की चीज़ करें। देखिए फैसल, जो सबसे अहम इशू है पाकिस्तान क्या चाहते हैं। पाकिस्तान ने तुमसे कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना कि जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, कलअदम TTP है, BLA है, ISK है, अलकायदा है, ये तो आपके लिए भी थ्रेट है। लेकिन देखिए इसमें मेरे ख्याल में दो तीन चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए कि या तो काबुल इंतज़ामिया एक्शन लेना नहीं चाहती और उसमें कुछ धड़े ऐसे हैं जो कि इन TTP को सपोर्ट भी कर रहे हैं, कुछ धड़े ऐसे हैं कि जो उनकी मुखालफत भी कर रहे हैं। या तो काबुल की विल नहीं है, या उनकी कैपेसिटी नहीं है, या वो कर नहीं सकते। अगर कैपेसिटी नहीं है तो पाकिस्तान करने के लिए तैयार है, लेकिन जो आखिरी रेड लाइन इन्होंने क्रॉस की है वो है इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात वो बड़ा करीबी करना और फिर इंडियन नैरेटिव को टो करना। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से एक्सेप्टेबल नहीं है। और दूसरा, दुनिया में आप देख लें, अगर यूनाइटेड नेशंस कह रही है, UNSC कह रही है कि ये तमाम दहशतगर्द ग्रुप मौजूद हैं अफगानिस्तान के अंदर, अमीर खान मुत्तकी साहब अकेले आदमी हैं जो कह रहे हैं नहीं है, चले अगर नहीं है तो फिर छोड़ दें, पाकिस्तान खुद उनसे निमट लेगा। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान को एक अच्छा मौका दिया है काबुल इंतजामिया ने, और इस वक्त वो सिंपैथी, पुख्तूनवली, इस्लामी बरादरी, इसको एक साइड पे रख के हमें ये देखना होगा कि जो हमारे दुश्मन है वो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान के अंदर, और हमारे पास उनका डेटा भी है, कोऑर्डिनेट्स भी हैं, उनके एड्रेसेस तक हमने अफगान हुकूमत को दिए हैं, लेकिन वो एक्शन नहीं लेना चाहते। तो उसका मतलब तो ये हुआ कि अमीर खान मुत्तकी साहब ना तो वो मेहमान नवाजी के ज़र्फ को पूरा कर सके, ना वो पुख्तूनवली के कोड को फॉलो कर रहे हैं। और जाहिर साहब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये कि मैं पॉइंट लेकर सईद साहब की जानिब भी लेके जाती हूँ कि जैसे ही अमीर मुत्तकी से बैन हटता है यूनाइटेड नेशन का, वो चले जाते हैं भारत में मुलाकात करने के लिए, पहला अलायंस वो वहाँ पर कायम करना चाहते हैं। दिस डजंट मेक मी अंडरस्टैंड अ गुड थिंग कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान और इंडिया। सईद साहब, वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम कि जी अफगानिस्तान के इंडिया से रिलेशनशिप हो, बट क्या वो रिलेशनशिप पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने चाहिए? दैट इज़ व्हाट वेयर द प्रॉब्लम कम्स। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और यही पाकिस्तान को इशू है। और जिस तरह जनरल जाहिद ने भी कहा कि मुत्तकी साहब ने इंडिया में बैठ के जो पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट दी है वो कॉज ऑफ कंसर्न है। देखिए अभी सिर्फ 48 आवर्स अगो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे अटैक नहीं किया। मुत्तकी साहब की स्टेटमेंट के बाद अफगानिस्तान ने 17 जगहों से पाकिस्तान पे अटैक किया। अगर आप काबुल से कंधार के तक एक लाइन बनाएं, उस लाइन के ऊपर 17 जगह से इंग्रेस हुआ। आई थिंक हमें अपनी जो आर्मी है उसको शाबाश देनी चाहिए कि उन्होंने इन 17 जगहों से उनको रिपल्स किया और एक जगह से भी उनको अंदर इंग्रेस नहीं करने दिया। और उसके बाद फिर एयरफोर्स आ गई और एयरफोर्स ने इनका कला कमा करके रख दिया। देखिए जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अफगानियों को समझने की जरूरत है कि वो इस इलाके में ठीक तरीके से नहीं रह सकते हर एक के साथ झगड़ा करके। देखिए इस वक्त उसके जो नेबरिंग कंट्रीज हैं,
चले पाकिस्तान से उनको इशू है इंडिया की वजह से, ईरान से क्या उनको इशू है, उज्बेकिस्तान से उनको क्या इशू है, ताजिकिस्तान से उनको क्या इशू है, चाइना से उनको क्या इशू, ठीक है ना। ये हर कंट्री जो है वो उनको कह रही है कि जी कि आप अपने मुल्क से ये जो इस्लामी जिहाद का ये जो कॉन्सेप्ट है जो आप हमारे मुल्क में फैलाना चाह रहे हैं, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। और ये जो इस वक्त पीटीए की गवर्नमेंट है, अगर आप लोग याद करें कि ये एक इंटरिम गवर्नमेंट है जी। और एक बहुत वीक गवर्नमेंट है, और मेरा ख्याल इस वीकनेस की वजह से वो जो है ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान, बीएलए, आइसिस, इनको जो है ना ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर वो शायद आपकी नॉलेज में होगा कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने भी क्या कहते हैं अपने बॉर्डर के ऊपर अफगानियों को रिपल्स किया है, यानी कि वो वहां से ईरान में घुसने की कोशिश कर रहे थे जी। सो अगर अफगानिस्तान इस तरह लड़ता रहेगा तो सारे जो इस इलाके के मुल्क हैं वो उससे नाराज होंगे और उसके साथ झगड़ा करेंगे जी। और मेरा ख्याल है कि अब अफगानियों को चाहिए कि वो अब अपने आप को इनसाइड देखें, अपना एक शूरा बुलाएं, अपने लोगों के साथ बैठें और कहें कि जी कि हमारी जमीन अब इस्तेमाल नहीं होगी। और पाकिस्तान ने जिस तरह 40 साल तक उनका साथ दिया है, आई एम श्योर कि अगर वो पाकिस्तान से मदद मांगेंगे अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपनी सिक्योरिटी अपग्रेडेशन के लिए, तो पाकिस्तान बड़ी खुशी खुशी वो देगा। और अगर आपको मैं दोबारा याद कराना चाहता हूं कि कोई 1 महीना पहले चाइना ने हमें और अफगानिस्तान को बीजिंग में बुलाया था और सीपेक 2 की के डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन हुए थे। और सीपेक 2 क्या था? बेसिकली पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए चाइना को इंगेज किया था कि जी के आप जो है क्या कहते हैं अफगानिस्तान के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें और इस रोड बेल्ट इनिशिएटिव के थ्रू आप जो है ना सेंट्रल एशिया को अप्रोच करें। और अगर ये रोड बन जाती है फ्रॉम पाकिस्तान टू अफगानिस्तान टू सेंट्रल एशिया, तो अफगानिस्तान के अंदर इतनी ट्रेड होगी, इतना पैसा होगा कि ये जो दूसरों से पैसा मांग के गुजारा कर रहे हैं वो बेहतर हो सके। एंड एट द सेम टाइम सईद साहब वो जो चाह रहे हैं कि किसी दूसरे मुल्क से उनको किसी तीसरे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए पैसे मिल जाएं, उससे बेटर ये है कि वो अपनी ट्रेडिंग को बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सईद साहब आपका भी, जाहिद शाह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द कम्स द सेम थिंग कि अगर आप भारत तो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान जो है वो स्टेबलाइज हो, लेकिन क्या अफगानिस्तान इस्तेमाल होना चाहता है? यानी दैट्स द राइट क्वेश्चन दैट हैज टू बी रेज्ड। भारत जितने हॉट वाटर्स में है, खास तौर पे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से जो आमिर खान मुत्तकी की होनी थी और उसमें उन्होंने किसी भी खातून जर्नलिस्ट को नहीं आने दिया मदू किया, तो उनकी ऑपोजिशन भारत से पूछ रही है कि आप किन लाइंस पे हैं, यू डोंट फॉल इन विद दीज लाइंस। वेल, ये तो बड़ा मामला, इस पे डिस्कशन होती रहेगी। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। Welcome back, Nazreen. We really hope that first day of the week has started very well for you, and if it is not, hopefully by the time you're staying with us, अच्छा हो जाएगा। फैसल, मेरा अगला सेगमेंट में बताऊं क्या है? कौन बनेगा वज़ीर आला? हाँ, अब तो इस्तीफा भी आ गया है, मोहर भी सख्त हो गई है, अब देर किस बात की भाई? एक्चुअली बट फैसल कोई देर नहीं है, कागजात नामजदगी का मरहला इख्तिताम पजीर हो गया है एंड विद दैट 4 जो नॉमिनीज़ हैं उनमें से कागजात जो है वो जमा करा दिए गए हैं। आज शाम को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त सामने आ सकती है। अरे लगे हाँ तो फिर नाम भी बता दो उम्मीदवारों का। जी फैसल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद 2 वज़ीर आला यानी कि सुहेल आफरीदी और पीपल्स पार्टी के भी हैं, अरबाब ज़िरक भी हैं, मुस्लिम लीग से भी एक नाम आया सरदार जहां साहब का, फिर JUI के मौलाना लुत्फुर रहमान का भी कागजात नामजदगी उनकी जानिब से भी जमा करवा दी गई। सो दीज आर द 4 नेम्स दैट सो फार हैव कम अप। अब इंतखाबात में शो ऑफ हैंड्स के जरिए ये पता चल जाएगा कि कौन जीतेगा एंड विद दैट PTI का जो 90 ये कहने के 90 आज़ाद अरकान की हिमायत के साथ पलड़ा भारी फॉर द मोमेंट नज़र आ रहा है, लेकिन ये देखना है कि वज़ारत आला के जो 73 अरकान हैं उनकी हिमायत उनको दरकार है, वो उनको मिल पाती है या नहीं मिल पाती। ओके, एहतशाम उल हक साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद। साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग। तो एहतशाम साहब, मैं ये तो एक तरफ के 90 अरकान की हिमायत हासिल है और वो कहाँ है, 73 मिलते हैं या नहीं मिलते, ये एक तरफ। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर अपोजिशन को, मुत्तहदा अपोजिशन को इतनी प्रॉब्लम है तो वो अपना एक मुत्तहदा
रुकन क्यों नहीं ले आए? सब अलग अलग, सबने 1.5 इंच की मस्जिदें क्यों बनाई हैं? देखें, अभी ये फैसला नहीं हुआ। जब फैसला हो जाएगा कि ये जो अपोजिशन के अरकान हैं इन्होंने कैसे बिहेव करना है, कैसे इकट्ठे होना है, तो मेरा ख्याल है एक फाइनल नाम आ जाएगा। अभी तो जिस तरीके से फैसल लड़ाई इस तरह है कि अभी आप देख लें कि उन्होंने गवर्नर कुंडली साहब ने उनका इस्तीफ़ा वापस भेज दिया है। आपने खबर पढ़ ली होगी, देख लिया होगा। और ऊपर से प्राइम मिनिस्टर साहब का भी स्टेटमेंट आ गया। वो कहते हैं कि जिस शख्स पे इतने ज़्यादा मुकदमे हो उसको कैसे एक सूबे का CM बनाया जा सकता है। तो ये अभी मेरा ख्याल है बहुत कुछ देखा जाएगा। मेरी तला ये है कि आज इस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट जो है ना वो एक बड़ा फैसला करेगी कि क्या करना है क्या नहीं करना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ठीक है, इनको आने दें, इनको बनने दें, उसके बाद ये है कि फिर जो उनके प्लान है उसके मुताबिक हुकूमत अपनी कार्ड खेलेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है सादिया कि अगर ऐसा करने की इजाज़त दी, जो उन्होंने अभी तो नामजदगी हुई है तो 2-3 स्टेटमेंट जो उनके सुहेल अफरीदी के आए हैं वो बड़े सख्त किस्म के हैं। तो लगता है कि फिर प्लान करेंगे, इस्लामाबाद में चढ़ाई करेंगे। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इससे पहले कि ये कुछ प्लान करें, गवर्नमेंट को मूव करना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। अभी 2 तरीके हैं कि एक है कि क्या अदालत में जाएगा मामला, क्या इनको आसानी के साथ आने देंगे और बाद में निपटा जाएगा। अब जहाँ तक अदालत का सवाल है, कल PTI के लोग कह रहे थे कि जी हमें अगर रोका गया तो हम चले जाएंगे सीधा पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट मादत के साथ नरम गोशा रखती है, जिस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर अपना आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, बाकी लोग भी कह चुके हैं कि मुकदमात बनते हैं दहशतगर्दी के, वहाँ से छोड़ दिया जाता है। ये कहा जाता है NF एविडेंस नहीं है। तो अभी मेरा ख्याल है ये लड़ाई अभी पूरी तरह जिसको कहते हैं खुल के सामने नहीं आई। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि क्या होगा। ठीक है, इन्होंने कहा जा रहा इतला है कि एक जगह पे बंद कर दिया है। ये तो 73-74 लोगों को उनको हिलने नहीं दिया जा रहा, वहीं पे बिठा के खाना दिया जा रहा है। एक किस्म का इनको जेल बना दी गई है। जो भी घर है जिस जगह पे उनको रखा हुआ, इनका ख्याल है ये फिसल जाएंगे। और दूसरी बात है, इलेक्शन कमीशन ने जब कह दिए कि आप सारे के सारे PTI के लोग आज़ाद हैं, तो इसका मतलब है कि अब तो डिफेक्शन क्लास कोई नहीं, कोई इसमें हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला नहीं, तो कोई भी कुछ कर सकता है। तो मेरी इत्तला ये है कि बड़े टाइम एहतशाम साहब, अभी जो रीसेंट पास्ट में हमने देखा फ्रॉम फ्राइडे अंटिल येस्टरडे जो सब होता रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का अमन नागुज़ीर है, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। सो फ्रॉम दैट एस्पेक्ट हम ये भी नहीं चाहते हैं, कोई भी ये नहीं चाहता कि वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो डिलेड हो, बिकॉज ऑब्वियसली ये सारे प्रोसेस को रन करने के लिए वहाँ पे वज़ीर आला का होना लाजमी है और डिसीजन जल्दी ज़रूरी है। देखिए सादिया, ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। अब जिस तरीके से जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जी बहुत बुरी हुई है वहाँ पे, और क्या कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर जो है इतना ख़राब हो गया है, उसके बाद से फिर अब तो यही कहा जा रहा है कि जी इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, क्या करने की ज़रूरत है। अभी एक तरफ बात हो रही है कि जी कोई रीजनल एफर्ट हो, कोई बायलैटरल और इसके साथ साथ मल्टीलैटरल प्रेशर होना चाहिए इनके ऊपर कि कैसे चीज़ें ठीक होनी है वहाँ पे। तो दूसरी तरफ ये भी हो रहा है कि अगर ये यही सिलसिला रहता है और दहशतगर्दी वाला मामला नहीं ख़त्म होता तो फिर क्या होगा। तो मेरा ख्याल है अब आपने देखा कि जिस तरह एक किस्म की सहूलतकारी ना कहें, आप देख लें बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं हम तो दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं। एक पार्टी को ये सलमान अकबर राजा बार बार कह रहे हैं कि जी एक पार्टी के साथ आप ये सलूक करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप देख लें सिवाय PTI के तमाम मजहबी और सियासी जमातें बिल्कुल एक है कि ये दहशतगर्दी का खात्मा होना चाहिए, हर सूरत में होना चाहिए, और ये सहूलतकारी जो हो रही है ये हर सूरत में ख़त्म होनी चाहिए। बड़ी खबर ये है कि सादिया जिस तरीके से एक तो मेरी इत्तला है कि एक एफर्ट हो रहा है, एक वक्त बनाया जा रहा है को भी जाएगा वहाँ पे, और दूसरी तरफ ये भी है कि सऊदी अरब भी चाह रहा है, लेकिन हम सऊदी अरब को एम्बैरस नहीं करना चाहते। और इसमें गोइंग फॉरवर्ड ये है, मैं आपको बता दूँ, वही है कि जी अब जो भी कुछ हो जाए इस मसले पे हमने लीनियंसी नहीं दिखानी किसी किस्म का, जिसको कहना चाहिए कि जी पहले जो होता था चलें खैर है कोई नहीं छोड़ दें इनको हम समझा लेंगे, वो नहीं होगा। अब टिट फॉर टैट होगा, जो ये करेंगे इसका भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिर्फ मुश्किल पेश आ रही है कि ज़ाहिर है KP की हुकूमत है, वहाँ भी हुकूमत अगर ओपनली या अंदर से इस तरह ना चाह रही हो कि कोई वहाँ पे कोई सिक्योरिटी ऑपरेशन हो, या ये वो ओपनली कहते रहते हैं कि जी हम उनसे बात करेंगे और ख़ुद जाके बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है मरकज़ इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। फॉरेन पॉलिसी तो मरकज़ चला रहा है। कल जो है सिंध उठ के कहे कि जी हम तो खुद जो हिंदुस्तान के साथ बात करेंगे, पंजाब के जी हम पंजाब वालों से करेंगे। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो इन्हें अब ये बात सोचनी पड़ेगी कि नेशनल इंटरेस्ट भी कोई चीज़ है PTI के लोगों को, भले आपके सियासी मफादात हैं, हो सकता है आपसे किसी को इख्तलाफ हो, बहुत ज़्यादा लोग आपकी सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये नहीं है कि आप अपने मफादात हासिल करने के लिए एक रेड लाइन को अबूर कर लें।
तो वो मुझे लगता है कि इस मामले में भी हुकूमत बहुत ही, जिसको कहते हैं, वो सोच समझ के फैसला कर रही है कि इस बंदे को आने दिया गया तो इन्होंने फ़ौरन क्या करना है। एक तो ताल्लुकात जिस तरह से ये ठीक करना चाहते हैं, देखें ना, पहले भी 24,000 ख़ानदानों को जिस तरह PTI वापस लेके आ गई थी, उसमें से बेशुमार लोग दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हुए, पकड़े गए, मारे गए, कोई भाग के वापस चले गए। तो अब ये है कि ये सूरत हाल दोबारा से नहीं होनी चाहिए। एहतशाम साहब, इसमें ना जो जब पॉलिटिकली एक चीज़ सामने आती है कि जी हमारे कल्चरल टाइज हैं और सदियों के बॉन्ड्स हैं, तो हमें ये चीज़ करने दें, वी नो इट बेटर। आपने देखा होगा कल कबायली जो हमायदीन थे उन्होंने जो उनके कुछ ऑडियो नोट्स आए और दे वाज सो रिफ्रेशिंग। उसमें से था कि जी हम अफगानिस्तान का हम खुल के मुकाबला करेंगे, और कुछ ने इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल की थी, वो तो मैं शायद रिवाइज भी नहीं कर सकता यहाँ पे। सो ऐसा नहीं है कि ये जो कल्चरल टाइज हैं, ब्रदरली टाइज हैं, इनको सिर्फ PTI ही वाले ही जानते हैं। भाई वही आपके लोग, वही फ़ौज में, वही FC में और वही कबायली लोगों में भी वही नस्लें हैं ना। तो सबको पता है कि किन के साथ ब्रदरली टाइज रखने, किन के साथ नहीं रखने। ऐसे ब्रदरली टाइज नहीं रख सकते हम कि हमारे फौजी जवान, हमारा FC का जवान, हमारा आम आदमी शहीद होता रहे और हम कल्चर खेलते रहें। देखिए फैसल, ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं आप। अब इस वक्त सवाल तो इस वक्त यही है कि अब साइंस वहाँ प्रिवेल करेगी, बज़ाहिर नहीं लगेगी, प्रिवेल नहीं करेगी। आप देख लें, जब APNS का 2014 का वाक़या हुआ था, उससे पहले 2014 में नवाज साहब की हुकूमत थी, तो बाकायदा एक मजहबी जिरगा जो है ना वो भेजा गया था वहाँ पे बातचीत के लिए। उसमें सारे मुल्क के जय्यद उलमा भेजे गए थे। वहाँ इन्होंने वादे वईद किए और कहा जी आंदा नहीं होगा, इस तरह नहीं होगा। फिर आपने देखा क्या हुआ, फिर बात नहीं बनी। 2021 में दुआ का मायदा होता है, आपने देखा उसको वायलेट किया। 2022 में फिर एक कबायली माहिदीन का जिरगा वहाँ भेजा जाता है, उनसे वादे वईद किए जाते हैं, फिर बाद में ये मुकर जाते हैं। देखिए अब पाकिस्तान की हुकूमत कह की कि हम तंग आ गए हैं। अब जिस अंदाज से इतना ज़्यादा झूठ बोला गया, इतने वादे करने के बाद मुकर गए। अब तो देखें, ये तो आप रॉ NTS और अपना क्या कहते हैं, जिस तरीके से इनका गठजोड़ हो गया है, और ये TTP का। अब देखें, TTP हो और तहरीक तालिबान अफगान हो, ये दोनों वॉर की प्रोडक्ट है। लिहाजा इनका काम चलता है, इनके पास पैसा हो, ड्रग का पैसा हो, किसी तरह का पैसा हो, आइडियालॉजी अब कोई नहीं रहेगी इसमें। तो मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए इस वक्त मुश्किल यही है कि हमने अपनी सिक्योरिटी को सबसे ऊपर है एहतशाम साहब, पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट, पाकिस्तान की सिक्योरिटी आती है। बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम टू हैव यू ऑन द शो। विद दैट हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आफ्टर दिस वेलकम बैक। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया। अब वक्त हुआ चाहता है उस सेगमेंट का कि जिससे हम बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन साथ ही पता है क्या, हमने कल जब मैच देखा तो हमें एक T20 टाइप स्टार्ट भी मिल गया। उसके बाद हमें एक मिनी हार्ड ब्रेक भी मिला, जब एक मिनी फॉल ऑफ विकेट्स भी हो गई। उसके बाद एक रिकवरी भी हो गई। दो लड़के सेंचुरी के करीब गए, फिर हम दोबारा से पीछे आ गए। उसके बाद बाबर आजम आए, वो चले गए। उसके बाद दोबारा से रिजवान और सलमान अली आगा के बाद जो 3 विकेटें एक ही स्कोर पे आउट हुई, वो भी 199 पे हमने 3 विकेटें कैसे गवाई। दैट वाज सो वंडरफुल। जी, ये हार्ट अटैक भी हमें आ गया। और उसके बाद फिर 2 लड़कों ने आके मजीद निस सेंचुरियां भी मार दी और दिन का इख्तिताम हमने 313 रन पे किया। और अभी भी अपने को ये पता नहीं है कि हम प्लेसिड सॉलिड स्टैंडिंग पे मौजूद है नहीं है, क्योंकि आज अगर 50-60 रन के इजाफे से मामला आगे पीछे हो जाते हैं तो हम कहाँ खड़े, क्योंकि हमने अगर इस विकेट पे 350-400 कर दिए तो अगले क्या करेंगे अल्लाह ही जानता है। Which I think Pakistan should go anything above 400 please, because जिस तरह से 3 विकेटें कल अचानक से गिर गई, which was like कि अगर रिजवान यहाँ पर दूसरी विकेट गिरती है तो क्या होगा, उसके आगे क्या हमारी सारी विकेटें रेत की दीवार, द सो कॉल्ड रेत की दीवार साबित होंगी। सईद हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट तज्जियाकार। अस्सलाम वालेकुम सर। होप कि पाकिस्तान आज जल्दी आउट ना हो। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने कल के फर्स्ट डे को कैसे एनालाइज किया है। मुझे तो एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी कि व्हेन बाबर आजम केम तो बड़ा शोर मचा और लोग बड़े चेयरफुल नज़र आए। खाली ग्राउंड में एकदम इतना ज़्यादा शोर होने लगा था कि मुझे लग रहा था कि बहुत क्राउड है इस वक्त ग्राउंड के अंदर, विच वॉज नॉट। लेकिन फॉर्म में नहीं है बाबर, ही कुडंट गो बियॉन्ड 20s और वो आउट होकर चले गए। और उसके बाद हमने देखा ऐसा लगा जैसे उनके ऊपर बहुत लोग डिपेंड करे थे। 2 विकेटें उनके साथ उनको रुखसत करने चली गई, विच मुझे डिडंट मेक सेंस टू मी।
देखिए बिल्कुल सही बात है आपकी कि 8 महीने के बाद तकरीबन टेस्ट क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान में, तो बड़ा अच्छा क्राउड ने वेलकम किया लाहौर में। लाहौर के लोग देखना चाहते हैं, वैसे भी लाहौर के लोग क्रिकेट से बड़ी मोहब्बत करते हैं। सो इट्स ए गुड साइन फॉर द क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट जैसा कि कहते हैं कि उसमें लोग देखने नहीं आते हैं। अच्छा, टीम पे बात करें, बैटिंग में आप देखें कि इमाम उल हक जो है अच्छी फॉर्म में थे। हम पहले से कह रहे थे कि वो काउंटी क्रिकेट अच्छी खेल कर आ रहे हैं, फिर यहाँ पे डोमेस्टिक भी अच्छा खेला है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करने एक अलग चीज़ होती है। लेकिन कल वो बहुत अच्छा खेले। सबसे अच्छी चीज़ जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की थी, उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की है, यानी अपने आप को मूव किया है। हमेशा से हम यही कहते आ रहे हैं कि अगर आपसे बड़े शॉट नहीं लग रहे हैं, आप स्ट्राइक रोटेट करें। और दोनों ने, शान मसूद ने भी, इमाम ने भी। अच्छा, शान मसूद जो हैं वो पिछले तकरीबन 1 साल से या 1.5 साल से वो एक अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेटर्स खेलते हैं, उन्हें फिक्र नहीं है कि मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा या मेरा एवरेज क्या होगा। शायद उन्हें कह दिया गया है कि आप जो क्रिकेट चाहते हैं, जैसी चाहते हैं। हाँ, अच्छा, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की, अच्छा स्टैंड मिल गया। बाबर जो है वो एक टेक्निकल गलती कर रहे हैं, जो मैं नहीं बल्कि जावेद मियादाद भी कह चुके हैं कि अपने कदमों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो आपको विकेट में अंदर, क्रीज के अंदर बांध रहे हैं। जब आपका आप बॉल की लाइन में नहीं आ पाएंगे तो आप बॉल के को चेस नहीं कर पाएंगे। कल वो जब आए, बहुत सारा प्रेशर लेकर आए, थोड़े से बैकफुट पर जाने के बाद वो उन्होंने 3-4 चौके लगाए और मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला है उनको कि नाउ ही कैन यूज हिज फीट और ये सब चीज़ें। लेकिन फिर द सेम टेक्निकल मिस्टेक, हाउ डज दैट हैपन? देखिए, उसके पहले ही उनको 0 पे एक कॉट बिहाइंड की अपील हुई, बड़ा क्लोज था वो, और इतनी क्विक अपील हुई थी। उससे हम लोग हमेशा ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं गेंद लगी जरूर है, लेकिन उसमें डीआरएस में हमने देखा गेंद कहीं नहीं लगी, तो ये लकीली वो बच गए। उसके बाद 2 गेंदें उनको बॉलर्स ने शॉर्ट पिच दे दी, वहां पे उन्होंने जो है उसको पंच कर दिया बड़े आसानी से। ये उनको लकीली मिला। लेकिन उसके बाद 20 रन के बाद वो उनका एक मुझे नहीं पता क्या कहूँ, मनुसियत कहूँ, क्या कहूँ, कि वो 20 से 30 के बीच में बहुत दफा आउट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा, वनडे में भी, T20 में भी, टेस्ट में भी। तो वहां पे वो कल भी यही हुआ। असल बात ये है कि वो बॉलर की जहां पे गेंद पड़ रही थी उसके पीछे बॉडी नहीं ला रहे थे जी। आप स्पिनर्स को खेलें या स्विंग बॉलर को खेलें, आपकी बॉडी बैठ के। और इसमें हैदर भाई, मैं कमेंट्री के दौरान भी सुन रहा था, तो बार बार कमेंटेटर ये कह रहे थे कि बाबर नहीं मारते स्वीप, ही डजंट प्लेज अ लॉट ऑफ स्वीप्स। फिर लोगों का ये भी कहना है कि भाई बाबर ने ठान ली है कि मैंने स्टाइल ऑफ प्ले नहीं चेंज करना। रिजवान भी आए ना, रिजवान भी बाबर के साथ ही T20 से निकाले गए थे, तो उन पर भी एडेड प्रेशर था। ही यूज्ड हिज फीट अगेंस्ट मुत्तसामी, जिसको बाबर बहुत मुश्किल से खेल रहे थे। फिर मुत्तसामी ने खुद ही फिर आगे पीछे कर दिया ना कि रिजवान डोमेस्टिक खेलते हुए आ रहे हैं, व्हिच बाबर रिफ्यूज्ड टू प्ले। बाबर रिफ्यूज्ड टू प्ले दैट फर्स्ट मैच। तीसरा या चौथा टेस्ट मैच खेलना है मुत्तसामी, बिल्कुल ये ओकेजनल से लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, कोई उनकी बॉल में बाइट नहीं है, कोई भी स्किड नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, फ्लैटर करते हैं वो, ऑफ स्पिनर की जैसे फ्लैटर होती है वो बिल्कुल सीधी सीधी करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप खुद अपने ऊपर जो है एक बहुत बड़ा एक जहन में आपके पार होगा, प्रेशर होगा कि मैं इसको पता नहीं कैसे खेलूंगा, क्या करूंगा, वहां पे फिर आप गलतियां कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात ये, बाबर जल्दी आउट हुए। सऊद शकील थोड़ा सा लेजी जाके खेले, उन्होंने गेंद को बजाय इसके गेंद की पिच पे ज्यादा उन्होंने आहिस्ता से उसको पुश कर दिया, पुश करके वो कैच आउट हो गया जल्दी। लेकिन उसके बाद रिजवान ने और सलमान अली आगा ने, पिच इतनी मुश्किल नहीं है, पिच में सबसे अच्छी बात यह है कि टर्निंग तो है, लेकिन बैट्समैन के लिए भी काफ़ी सब कुछ है कि अगर आप लाइन में आके खेलें और बॉल को सही जगह पे जाके उसको हिट करें तो आप रन कर सकते हैं, जैसा कि रिजवान कर रहे हैं। रिजवान को भी 2 चांस मिल गए। थोड़ा सा साउथ अफ्रीका की फील्डिंग कल खराब रही, 2 कैच उनको पकड़े जाने चाहिए थे, इट शुड बी कॉट, लेकिन वो ड्रॉप करके, एक मोल्डर ने ड्रॉप किया इमाम उल हक का, 25-30 रन थे उनके, और एक रिजवान का ड्रॉप किया मैरकरम ने स्लिप में, वो पकड़ा जाना चाहिए था। तो वहीं पे ये चांस मिला है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान आज 50-60 रन कर लेता है, 400 प्लस कर लेता है, तो साउथ अफ्रीका के लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। अगर पाकिस्तान को पहले इनिंग में 100-125 रन की, 150 रन की लीड मिल गई, then it will be very fine for Pakistan। हैदर भाई, विकेट आपने कैसा असेस किया है? ऑल्दो के पहले दिन 313 रन ज़रूर आए हैं, बट तीसरे सेशन में आके जब कमेंटेटर्स ने कहा कि अब साउथ अफ्रीकन ने सही पेस पकड़ा है, स्पिनर्स ने सही पेस पकड़ा है, सही लेंथ पे, नहीं इवन बिफोर बाबर, हाँ, तो कैसा विकेट होने जा रहा है?
देखिए स्पिनर्स के लिए हमेशा ये कहा जाता है कि आपको स्पॉट ढूंढना पड़ता है अपना। स्पिनर जो है ना वो फास्ट बॉलर की तरह नहीं कहीं भी पिच कर दें। तो स्पिनर्स ने कल वो उनके जो स्पिनर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस नहीं है। हैर्मर जो है वो इतने ज़्यादा नहीं खेले हैं, मुथुस्वामी तो बिल्कुल ही नए हैं, फिर दूसरे उनके स्पिनर थे वो भी बिल्कुल नए हैं। तो पाकिस्तान के जो स्पिनर्स हैं बड़ा उनके पास तजुर्बा है। नोमान अली खुद 40 साल के हो गए हैं, उसके बाद टेस्ट भी काफ़ी खेल गए हैं। साजिद खान जो है वो बॉल को स्किट करते हैं बड़ा अच्छा। तो उसमें ये है कि स्पिनर्स जो उनके थे कल वो स्पॉट को उनको बहुत देर लगी वहाँ ढूंढने में कि कहाँ पे हमें बॉल को पिच करना है। दूसरी बात ये होती है कि स्पिनर के लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है कि अपना लेंथ बरकरार रखे। लेंथ और यही चीज़ कल साउथ अफ्रीकन स्पिनर अपना लेंथ कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बट जहाँ पे उनकी बॉल थोड़ी सी हाफ वॉली होती थी तो ड्राइव कर देते थे हमारे बैट्समैन, जहाँ पे वो शॉर्ट पिच करते थे तो उसको जो है उठा के कवर्स में इधर-उधर मार देते थे या कट कर देते थे। और सलमान अली ने थर्ड मैन पोजीशन पे अच्छे खासे रन्स लिए कल। तो ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ा-सा, चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, हम स्पिनर्स को सारा साल ही खेलते हैं, हमारे तो यहाँ पे पाकिस्तानी बॉलर फास्ट बॉलर स्पिनर बन जाते हैं, तो वहाँ पे हमारा तजर्बा काम आ रहा है। लेकिन अभी भी ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हाथ में है टेस्ट मैच या पाकिस्तान इस वक्त बहुत साउंड पोजीशन में है, क्योंकि पाकिस्तान सेकंड इनिंग हमेशा खराब खेलता है। ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड जो है वो बड़ा पुराना है, तो इसलिए ये अपनी जगह कायम रहेगा। राइट। अच्छा हिल भाई, एक और बात मेरे जहन में आ रही थी, कल भी हमने देखा है, हम ये ट्वीट में कंपैरिजन ऑरेंजेस एप्पल का कंपैरिजन हो जाएगा, बट जस्ट इट इज़ इन माय माइंड, आई वुड थ्रो इट। T20 में हमने देखा कि सलमान को स्ट्राइक रोटेट करने में या कम से कम रनिंग बिटवीन द विकेट में ही आई फेल्ट कि वो अपने काउंटर पार्ट के मुकाबले बहुत स्लो था। कल ये मौका अगेंस्ट रिजवान भी आया, विद रिजवान भी सॉरी आया, कि रिजवान अपना रन अप कंप्लीट करके टर्न अराउंड हो जाते थे और सलमान अभी तक अपनी क्रीज पर पहुंचे हुए नहीं होते। आपको ये फील हुआ या मैं ओवर थिंक कर रही हूँ इस पूरे मामले में? नहीं, ये इंटेंशनली तो नहीं है, मैं समझता हूँ, लेकिन कुछ फिजिक का भी चक्कर होता है। देखिए रिजवान जो है उनकी फिजिकल हमेशा सबसे मिसाली रही है हमारी पाकिस्तान टीम में। तो सलमान अली जो है वो थोड़े से सेटल होने में एक तो टाइम लगता है उन्हें। T20 में सेटल होने का टाइम नहीं होता है, वहाँ पे आपको बड़े हाईली रिफ्लेक्स चाहिए होते हैं, इमीडिएटली आपको जाके सब कुछ करना होता है। टेस्ट क्रिकेट में ये है कि सलमान अली अगर अपने आदत के हिसाब से थोड़ा सा खेले, उनको स्टैंड मिला, टाइम मिला, उसके बाद वो सेट करते हैं। लेकिन रिजवान जो है जाहिर सी बात है रिजवान के बराबर तो नहीं है उनकी फिटनेस सलमान की। तो ये एक फ़र्क आप सही कह रही हैं बिल्कुल कि रिजवान जो है वो 1.5 पिच पे पहुंच जाते थे, सलमान अभी अपना पहला रन मुकम्मल कर रहे होते थे। तो ये चीज़ें जो है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स, अब वो तो उनकी फिजिक के ऊपर है, आप अपना कैसा मेंटेन करते हैं। जैसे शान मसूद मिसाली फिटनेस है उनकी, तो ये कुछ लोग होते हैं उनकी अच्छी होती है। बाबर आजम है वो नहीं कर सकते, बाबर आजम की फिटनेस अच्छी नहीं है, सऊद की अच्छी नहीं है, तो ये अलग, इमाम उल हक है उनकी अच्छी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग है सब प्लेयर्स में। अच्छा ऐसा भाई एक चीज़ और, ये बात ठीक है कि हम बनाएं रन्स, लेकिन हमने माजी में अभी देखा हालिया टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान 350-400 करके भी अल्लाह माशाल्लाह टेस्ट मैच हार जाता है। हार ठीक है, हार जाता है। क्यों? क्योंकि आप रन्स कर लेते हैं बट समवेयर डाउन द लेन आपको दिन गुजारने की गालिबन इम्पोर्टेंस, सेशन गुजारने की इम्पोर्टेंस जो है वो शायद नहीं पता चल रही है। सो मेरे लिए रादर देन पाकिस्तान स्कोरिंग 450 और बाहर चला जाए, मैं खुश हूँगा कि आज वो 438 करे या 450 या 500 करे और आज के दिन आउट ना हो, आज के दिन कैरी करे, आज के दिन आखिरी सेशन तक जाए। डू यू एग्री टू मी? क्योंकि आप करेंगे अगले जो आ रहे हैं वो अब जब से बेसबॉल इंट्रोड्यूस हुआ है तब से तो कोई भी टीम हल्का हाथ नहीं आ रही। तो साउथ अफ्रीका फर्स्ट की हम 400 सवा 400 करते हैं, आगे साउथ अफ्रीका ने आके 1.5 दिन में वो उतार दिया। और जैसे कि आपने कहा कि भाईजान पाकिस्तान की सेकंड इनिंग में मसला है, सेकंड इनिंग में हम जो है वो फारिग हो जाते हैं 200 और सवा 200 पे, तो हम तो फिर वहीं पे खड़े में। सो सेशन गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल। टेस्ट क्रिकेट में सेशन बाय सेशन खेला जाता है हमेशा, कि आप जो है अपना फिक्स करते हैं कि लंच तक, लंच के बाद टी तक, टी के बाद आखिर तक खेलते हैं। तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को डिफाइन करते हैं अपना रोल, के मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एंकर रोल प्ले करना है या मुझे रन्स करने हैं, मुझे हिटिंग करनी है। तो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से होता है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान एकदम से कोलैप्स होने के लिए मशहूर है पाकिस्तानी टीम, और हुआ भी है। हमने 2-3 साल पहले जब इंग्लैंड की टीम आई थी तो उन्होंने तीनों टेस्ट हमें कोलैप्स करके जीते थे हमसे। एकदम से जो है चौथे दिन तक जो है टेस्ट जो है वो ड्रॉ हो रहा था, 5वें दिन अचानक पाकिस्तान हार गया। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान का है। उसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर आप पहली इनिंग में लीड ले लेते हैं वो आपके काम आएगी। 100-150 रन की लीड पाकिस्तान अगर ले लेता है तो वो, अगर दूसरी इनिंग में आप 150 भी बनाते हैं
तो आखिरी इनिंग में साउथ अफ्रीका के लिए 300 चेस करना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है इस पिच पे। और मैं आपको बता दूं, ये पिच लाहौर में जो है चौथे दिन जो है टूटना शुरू हो जाती है बिल्कुल, और 5वें दिन जो है काफी मुश्किल हो जाती है। तो अगर 5वें दिन तक पाकिस्तान टेस्ट मैच ले जाने में कामयाब हो जाता है तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए चांसेस ज्यादा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर भाई, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। डेफिनेटली को आज अपना पूरा गेम करना चाहिए। मेरे ख्याल है 5 विकेट, दे हैव टू कीप दीज विकेट्स इन हैंड्स एंड फिनिश द डे ऑन अ गुड नोट। ओके, एक ब्रेक ले रहे हैं हम। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। इसको इस सूरत में भी बात करेंगे कि सैलाब उतर गया है, लेकिन अब वहाँ पे सिचुएशन जो है ना वो खड़ा पानी, और इससे पिछले 24 घंटों में क्या सिचुएशन रही। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम अपने अगली सेगमेंट की जानिब जाएं, आज है वर्ल्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन डे, यानी कि कुदरती आफात में जो ख़तरात हैं उनसे कमी या उनसे बचाव का, उनसे निपटना कैसे है, बेसिकली डिजास्टर्स का रिस्क कैसे हमने कम करना है, क्योंकि साथ इनएविटेबल है डिजास्टर्स आना। जैसे हम माहौलियात के साथ जो कुछ हम कर चुके हैं, डिजास्टर्स आना इनएविटेबल है। कुदरत का निज़ाम भी है। जब हम कुदरत को छेड़ते हैं तो कुदरत अपने आप को ठीक करने के लिए करवट लेती है, चाहे वो टेक्टोनिक प्लेट्स का आपस में टकराना हो, या फिर सुनामी की वेव्स का बुलंद हो जाना हो, या फिर पिघलने से सैलाब आना हो, चाहे गर्मी बढ़ने से आपकी फसलें खराब होना हो, चाहे मौसम का गायब हो जाना हो। जैसे इस वक्त हम देख रहे हैं कि सर्दियों की तरफ हम जा रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि हमारी खिज़ां बहुत छोटी हो गई है, और हो सकता है ना ही आए, क्योंकि लग तो ऐसा ही रहा है जिस तरह से ड्राई हो गया एकदम से वेदर। सो दिस इज़ हाउ ये सारे नेचुरल डिजास्टर जब आप इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करते हैं ये तो आएंगे, लेकिन इनसे अब निपटना कैसे? अगर ये हमारा न्यू नॉर्म है तो हमने क्या इंतजाम ऐसे करने हैं कि उसकी तबाही से हम कम से कम मुतासर हों? 3 चीज़ें सादिया, 3 चीज़ें। पहली चीज़ अर्ली प्रिवेंशन। हमें ये पता चल गया है कि अगले साल गर्मी भी ज़्यादा होगी और अगले साल बारिशें भी ज़्यादा होंगी, तो एक स्टेज तो हमने कवर कर लिया। दूसरा स्टेज, उस अर्ली प्रिवेंशन को डिटेक्ट करने के बाद उसकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, क्या हमने प्लानिंग की है या नहीं अभी से ये नहीं पता। हमारा सबसे बड़ा इशू ये होता है आएगा तो देखा जाएगा, फिर जब आता है ना तो फिर देखा नहीं जाता किसी से। और दूसरी बात ये कि जब भी हम हर साल बजट बनाने जा रहे हैं, अगर नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं वो आपका न्यू नॉर्म है, तो क्या हम उसके लिए भी बजट एलोकेट कर रहे हैं? That's your early planning. या दैट इज। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वही होगा जो इस साल भी हुआ कि हमारी जीडीपी उससे अफेक्ट हुई, और जब वो अफेक्ट होती है और फिर जो महंगाई आ रही होती है, जो कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं। अर्ली हमें ये पता था कि शायद सैलाब के बाद उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब वो नुकसान हम देख रहे हैं और अशिया महंगी हो रही हैं, जिसका खमियाजा अब एक आम आदमी भी भुगत रहा है, जिसको वैसे किसी भी डिजास्टर ने अफेक्ट नहीं किया। दो चीज़ें तो मैंने बता दी, अर्ली डिटेक्शन, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और तीसरी चीज़ वो ये कि जब ये चीज़ आ जाए तो जब भी हम रेस्क्यू के लिए जाएं, जब भी हम लोगों की मदद के लिए जाएं, वो रेस्क्यू के इक़दामात और वो मदद ऐसी होनी चाहिए जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि सस्टेनेबल हो। हम सिर्फ लोगों को एक वक्त का खाना जाके ना दें और ये बोलें कि चले जी हमारा काम हो गया है। अगर मुझे पता है कि फ़ला एरिया में फ़ला कैसे का सैलाब आएगा, या तो मैं लोगों को वहाँ से रिमूव करूँ, अगर नहीं कर सकता तो वहाँ पे किस तरह की इमारतें बनाऊँ जो फ्लड प्रूफ हों। ये बात सिर्फ कहने की नहीं, दुनिया में इस पर बहुत काम हो रहा है, लेकिन अर्थक्वेक प्रूफ है ना। लेकिन होता क्या है कि जैसे हमने आपको बताया कि हम इन तीनों चीज़ों से आ रही हैं, हम पाकिस्तानी, और फिर सिचुएशन क्या होती है कि एक तो सैलाब आ जाता है, साथ ही एक और बड़ा मसला आजकल हुआ है डेंगू का। अभी सैलाब का पानी जगह जगह उतर गया, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन जब हम बात करते हैं कि सैलाब तो चला गया, उसके बाद की हम रेप्लिकेशंस देख रहे हैं, दैट इज़ डेंगू। अब डेंगू ने पंजे गाड़ लिए हैं। और अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में से रावलपिंडी की बात करें, गुज़िश्ता 24 घंटों में 16 नए केसेस, बल्कि अब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, और डेंगू सर्विलेंस के मुताबिक अब तक 14,148 अफराद का डेंगू टेस्ट मुकम्मल किया गया है। 948 में डेंगू केसेस एग्जैक्टली। और ये सिर्फ लाहौर रावलपिंडी के नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। अराउंड पाकिस्तान क्या हो रहा है, सिंध में क्या सूरत हाल बन रही है, दैट इज़ वन पार्ट ऑफ इट। तो हमें ये चीज़ तो पहले से ही पता था, जब सैलाब आ गया था ऑलरेडी हमने ये देख लिया था
कि लोग इससे मुतासर हो रहे हैं डेंगू से। एंड नाउ जब सैलाब उतर भी गया है तो लोगों को अभी भी ये मर्ज जो है तंग कर रहा है, ये वायरस फैल रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान माहिर वबाई अमराज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन द शो। ये हम पहले भी जब सैलाब था उस वक्त भी हम ये बात कर रहे थे कि इस सैलाब से डेंगू और दीगर और मिसाल मलेरिया और इस तरह की चीज़ें होने जा रही हैं। और अब पानी उतर रहा है, लेकिन ये जो गीली ज़मीन है, जगह जगह गड्ढों में पानी जमा हो जाना है, ये एक मसला है। और अगर सैलाब नहीं भी आता तो इन बारिशों के बाद हमेशा से पंजाब भर में, सिंध में लोग मुतासर हो रहे हैं डेंगू से। अब मुझे ये बताएं कि कितने बड़े नंबर्स अस्पतालों में ये आ रहे हैं और हम कितने इक्विप्ड हैं इससे लड़ने के लिए? जी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मौजूद करने के लिए। जैसे आपने अपने इंट्रो में बताया कि 3 स्टेजेस होती हैं बीमारियों में भी। ये है कि पहले आप प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन का मरहला होता है, बीमारी हो ना या उसके सद्दबाब के लिए कोशिश की जानी चाहिए। फिर अगर हो तो अर्ली डिटेक्शन हो, और डिटेक्ट हो जाए तो फिर रिस्पॉन्ड यानी ट्रीटमेंट। तो ये तीनों मराहिल अपनी अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा आलमिया ये है कि हम ज़्यादातर रिस्पॉन्स ही पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बाकी 2 स्टेजेस हमसे भूल जाते हैं, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स पे फिर हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और रिज़ल्ट कम आता है। तो अगर हम प्रिवेंशन और अर्ली डिटेक्शन वाला फेज़ नहीं फोकस करेंगे तो हमारे पास मरीज़ ज़्यादा होंगे। और यही वजह है कि इस वक्त हमारे पास मरीज़ों की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि हमने प्रिवेंशन पे फोकस नहीं किया। प्रिवेंशन बहुत सारी चीज़ें आ सकती थी कि पानी को रोक के रखना, अवाम में आगाही पैदा करना, मच्छर के भगाने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अभी भी लोगों में कंफ्यूजन पाई जाती है। लोगों को ये नहीं पता कि डेंगू के मरीज़ को आइसोलेट क्यों किया जाता है। लोग अभी भी अब घरों में जब लोग ले जाते हैं अपने मरीज़ को, फिर वहाँ पर वो आइसोलेटेड नहीं होता। तो वो मैं चाहूँगी कि ज़रा आप अगर एक्सप्लेन कर दें। बिल्कुल, ये बहुत अहम पहलू है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ ऐसा है ये मुसलसल फैलता रहता है। अगर हम इसको आइसोलेट नहीं करेंगे या कंटेन, इसको हम टेक्निकल वर्ड कंटेन नहीं करेंगे, तो ये बीमारी एक से दूसरे तीसरे मुसलसल चलती चली जाएगी और ये ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो आप प्रिवेंशन अगर नहीं हो पाया, डिटेक्शन अर्ली हो गई, तो उस बंदे को महदूद किया जाए। आइसोलेशन का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वो सोसाइटी से बिल्कुल मुकम्मल कट जाए, बल्कि वो महदूद हो जाए। कि स्पेशली डेंगू का पेशेंट है, अगर उसको मच्छर काटेंगे तो अगर वो मच्छर इसके आलूदा खून को फिर दूसरे बंदे को काटेंगे तो ये बीमारी मुसलसल फैलती चली जाएगी। तो वज़ात खुद उस बीमार को डायरेक्ट नुकसान तो नहीं है, लेकिन ये कि दूसरे बीमार को नुकसान हो सकता है, उसके घर के अफराद मुतासर हो सकते हैं और फिर वो घर से वो बीमारी निकलेगी नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि सब मरीज़ जो है अपने आप को महदूद कर ले, या कम से कम जिस तरह हम कहते हैं कि जालिया घरों पे लगवा लें, या नेट जब वो सोए तो नेट में सोए, ताकि बीमारी उनसे मज़ीद मुंतकिल दूसरे लोगों को ना हो। तो ये अहम जिम्मेदारी है। दूसरा, प्रिवेंशन पे बहुत ज़्यादा फोकस है, क्योंकि बीमारी का एंटीवायरल कोई इस वक्त मौजूद नहीं जिससे इलाज किया जा सके। सिंपल सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है। तो इससे बेहतर यही है कि हम प्रिवेंशन पे फोकस करें कि मच्छर जो है वो पैदा ना हो या उसकी अफजाइश ना हो, और अगर मच्छर हो तो फिर उसको मच्छर मार अद्वियात से उसको स्प्रे किया जाए, ताकि क्योंकि इस बीमारी का ताल्लुक मच्छर के काटने से, मच्छर आलूदा मच्छर जो है इंसान को काटेगा तो वो वायरस मुंतकिल होगा। अच्छा, और उससे बीमारी होती है। डॉक्टर साहब, एक जैसे कि सादिया ने भी एक मिथ आपके सामने बयान किया, एक मिथ और भी है जो लोग ये समझते हैं कि ये जो बीमारी है ये रूरल सेटअप्स में ज़्यादा होगी ना, कच्चा इलाका है, गंदगी ज़्यादा होगी ना। लेकिन मुझे बताइएगा कि क्या ये बीमारी रूरल और अर्बन सेटअप में खुद फ़र्क करती है? ये अनफॉर्चुनेटली ये पूरा मुल्क अब एंडेमिक हो चुका है। इस रीजन में सालों तक ये बीमारी रहेगी। ये मच्छर जो है कुछ जगहों पे नहीं पाया जाता। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो डेंगू का मच्छर है वहाँ मौजूद एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ बीमारी नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में हम दहाइयों से देख रहे हैं कि ये बीमारी एक तो मौजूद है, दूसरा हर साल इसके तादाद में और इंटेंसिटी में इजाफा होता चला जाता है। तो ये बीमारी अर्बन और रूरल दोनों एरिया में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि इसके जो मच्छर है या मस्कीटो जिसमें ये वायरस मौजूद है वो दोनों एरिया में मौजूद है। और जहाँ जहाँ पे इस मच्छर की अफजाइश के अवामिल मौजूद होंगे, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, वहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है और पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर असरअंदाज हो रहा है। और उनकी जो मैनिफेस्टेशन है वो मरीज़ों की तादाद
और उनके सेवेरिटी के साथ और उस सामने पर आ रहा अलमिया है। ये है कि उसकी अभी तक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो लोग रिसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। उम्मीद ही करते हैं कि इस तरह की आगाही जो हम लोगों के साथ, डॉक्टर साहब, इस तरह की आगाही जो हम लोगों के साथ शेयर कर रहे होते हैं वो इसको रिसीव करें और बजाय इसके कि इस इंफॉर्मेशन से लड़ने की कोशिश करें कि आपके आसपास का जो माहौल है उसे साफ करें, और अगर किसी को डेंगू है तो उसके इलाज के साथ साथ अपना भी ख्याल रख लें। विद दैट एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। आफ्टर दिस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। वी बोथ वेरी फॉन्ड ऑफ माउंटेन्स, और मौका नहीं मिल पाता जब, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हम ये करना पड़ता है, फिर हम मूवीज़ देख लेते हैं फिर। या और एक्चुअली हम थोड़ा खुश हो जाते हैं मूवीज़ देख के, बट येट अगेन अगर उसमें हमें कोई ऐसी मूवी मिले जो कि आपको इनिशिएटिव उसका पाकिस्तान का हो, और फिर ये कि हम बार बार ये बात करते हैं, मैं और फैसल के हमारे जो ओवरऑल टूरिज्म है उसको कितना फ़रोग दिया जाना चाहिए, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अपर एरियाज तो वहाँ की लाइफ कैसी है, तो हमारे लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता कि हम उस फिल्म की बात करें जो कि पाकिस्तान के पूरे होराइजन को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचा रही है, एंड दैट इज़ बियॉन्ड द वेटलैंड्स, जो कि आते ही छा गई है, जिसके डायरेक्टर हैं अरसलान मजीद, जो कि फ़िल्म 10 अक्टूबर से यूट्यूब पर रिलीज़ हुई, और फिल्म के हवाले से ये कहा जाए कि इट्स अबाउट द एक्सप्लोरर्स जो कि कराकोरम के पहाड़ों में मुहिम जोई पर निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है ये हमें खुद बताएंगे जो मेहमान आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान इससे पहले भी इन टॉपिक से मूवी बना चुके हैं, तो अरसलान माजिद जो कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, और उनके साथ जहांगीर अब्दुल्ला जो कि जिन्होंने अदाकारी की है। वेल व्हाट अ प्लेस टू एक्ट बेसिकली, व्हाट अ प्लेस टू एक्ट। तो दोनों को वेलकम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम दोनों को, आप जहांगीर दोनों को बहुत बहुत खुशामदीद एक तो। एंड विदाउट फर्दर ड्यू मैं ये भी बता दूं कि बाहर अवार्ड्स भी मिल चुके हैं आपकी इस मूवी को, तो प्लीज़ उससे स्टार्ट करें, कहाँ कहाँ मिले, फिर ज़रा बताएं कि बियॉन्ड दी वेटलैंड्स, नाम मैंने सुना ना वेटलैंड्स, तो आई थॉट अच्छा वेटलैंड्स, मैंग्रोव्स एंड बट देन व्हेन आई सॉ द ट्रेलर, फिर मैंने कहा अरे नहीं ये तो कुछ अपना बट देन इट टेक्स मी टू बियॉन्ड द वेटलैंड्स। सो प्लीज टॉक मी थ्रू। सो मैं नाम से शुरू करता हूँ। सो बियॉन्ड द वेटलैंड्स का जो उर्दू में तर्जुमा है ये है होशे से आगे। तब होशे बेसिकली बल्ती ज़बान में ना गीली मिट्टी को कहते हैं, और ये हमने किया ही होशे वैली में सारा शूट था। तो मेरे लिए भी एक नई नॉलेज थी। जब मैं हमारे लोगों से मैंने पूछा कि यार ये होशे का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि भाई गीली मिट्टी हम कहते हैं इसे आपके उर्दू में। तो हमने मूवी का नाम उससे रिलेट हमने रखा। और अवार्ड्स की जहाँ तक मैं बात करूँ तो हमने यूएस में, यूके में, रशिया में अभी पिछले महीने हमने अवार्ड जीता है। तो हमने कोई 6-7 महीने से हमने पूरे दुनिया में फिल्म फेस्टिवल में भेजा हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अवार्ड भी हमें मिले हैं, और अब हमने जाके ये दुनिया के लिए यूट्यूब पे हमने इसको लॉन्च किया। राइट। मुझे ये बताएं, ऑब्वियसली ये आपका, हम सब की ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है रहने वाली, वहाँ पर शूट करना भी आसान नहीं है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस फॉर यू शूटिंग, टेम्परेचर क्या था? और मैंने वैसे भी लोगों को बताया कि -27 डिग्री में शूट हुआ है, और जब -27 डिग्री में आपसे बात भी नहीं की जाती नॉर्मली, सही है, वहाँ पे एक्ट करना, और भाई की बदौलत हर 2 मिनट बाद मैं किसी ना किसी सीन में घिर रहा होता था। तो वो और मैंने इससे पहले ऐसी स्नो वाली जगह पे मैं गया ही नहीं था। अच्छा। वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि भाई मुझे ले गए डायरेक्ट। कराची से हैं? कराची से, राइट। तो कराची और फिर डायरेक्ट -27 डिग्री। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था और अमेजिंग था, लेकिन आप उस टाइम पे आपको इतना रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि आपके माइंड में से भी होता है कि 100% दो अपना, लेकिन जब बाद में एडिटिंग वगैरह में जब देखी चीज़ें तो खुद सोच के हैरत हो रही थी यार ये मैं आपने यार एक बंदे को सीधा बर्फ में जो है वो कराची सीधा उसमें। अच्छा, अब मुझे ज़रा बताएं व्हाट इज़ द फिल्म अबाउट, स्टोरी। हमने एक छोटा सा टीजर दे रहे हैं अबाउट द 2 एक्सप्लोरर्स एंड ऑल, क्या है असल कहानी? तो कहानी बेसिकली ये है कि 2 कराची से लड़के होते हैं जो पहाड़ों में जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में रिसर्च करने के लिए। और जिस तरह आपने भी आजकल अभी देखा होगा सैलाब कितने आ रहे हैं हमारे यहाँ पे मुल्क में, ग्लेशियर बहुत ज़्यादा जल्दी से मेल्ट हो रहे हैं। तो हमने इससे रिलेटेड कोई चीज़ हमने इनकॉर्पोरेट किया इन द स्टोरी। उसमें होता यह है कि एक बंदा पहाड़ में जाके घूम जाता है, और दूसरा बंदा वहाँ के जो लोकल माउंटेनियर्स हैं उनको लेके वो निकलता है उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो ये बिल्कुल जो K2 पहाड़ वाली जो रीजन है ये वही इलाका है, और उससे जो पहले जो लास्ट विलेज है हमने वहाँ पे सारा शूट किया है। अस्कोले, हुशे। अच्छा, ओके। तो अस्कोले एक साइड से रास्ता है, दूसरी साइड से हुशे। तो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस हुशे इज क्लोजर टू K2।
ओके बट लेकिन ज्यादातर समिट जो है वो अस्कोले से जी शुरू अस्कोले से करते हैं, वापसी फिर वो होशे से आ रहे हैं वापस फिर। अच्छा आपने गए फिर यहाँ से? ओके सो हाउ इज कैन आई, अच्छा मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि जब हम इस तरह की बात करते हैं, हाउ बिग इज़ योर टीम, आप लोगों के लिए फाइनेंशियल ये कैसा था सफ़र? और अच्छा सो इन टर्म्स ऑफ टीम हमने बड़ा एक स्केलेटन क्रू के साथ हमने काम किया था, जिसमें सारे बहुत लिमिटेड लोग थे। कराची से हमारे जो एसेंशियल हमें जो रिक्वायरमेंट थी हमने उनको ही लेके हम गए थे, बट जो मेजॉरिटी द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द टीम वाज फ्रॉम होशे, मतलब वहीं के लोकल्स थे जिन्होंने एक्ट भी किया और कैमरे के पीछे भी उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। तो वहीं के सारे लोगों को ही हमने हायर किया था कि यार हमने ये मूवी बनानी है, आप हमारे साथ इन पर्टिकुलर रोल्स में हमारे साथ हमारा साथ दें, और अगर वो साथ नहीं देते तो शायद ये मूवी बनती भी नहीं। जहांगीर आपका एक्सपीरियंस इन ऑल अदाकारी एक तरफ, लेकिन जो कॉज था लोगों तक पहुंचाना था ग्लोबल वार्मिंग और मैं चाहूँगा उसके हवाले से ज़रूर बताएं कि उस कॉज को आपने कैसे परखा और उसको फिर एक्टिंग में कैसे डाला। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन अरसलान भाई हमारे, तो हमारी कम्युनिकेशन शुरू से बड़ी अच्छी रही है। तो वहाँ पे जो हमें गाइड कर रहे होते थे तो उसके हिसाब से जो है वो मुझे इतनी मुश्किलात वैसे नहीं आई। तो जो बताते गए वो हम करते गए, तो वो इजीली हमने कर लिया। और एक अच्छे कॉज के लिए आपने मूवी बनाई, फॉर दैट आई रियली वांट टू थैंक यू बोथ कि आप लोग यहाँ पर आए। और अच्छा लगा ये मूवी देख के यूट्यूब पर भी, एंड आई एम श्योर लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगी। विद दैट आवर शो हैज़ टू एंड फॉर टुडे, वी विल सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।